दोस्तों, अगर आपके सामने भूत प्रेत या फिर कोई आत्मा आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप उसके साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेंगे, बस भूत प्रेत को देखते ही वहां से भागना है। मगर आज की जो कहानी है राजशेखर और अंजलि के बारे में है। अंजलि का कहना है कि वो पूरे 7 दिन, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 7 दिन भूत के साथ बिताया है। रोज भूत के साथ शॉपिंग करता था, पार्क में घूमता था, यहाँ तक कि भूत के साथ बैठकर खाना भी खाया है। मगर उसे ये पता नहीं था कि वो किसके साथ घूम रहा है और किसके साथ दोस्ती बना रहा है। जब उसे पता चला कि वो कौन है, फिर उसके जिंदगी में क्या होता है, आज की कहानी में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरीलैंड। राजशेखर और अंजलि कॉलेज के टाइम में ही अच्छे दोस्त बन गए थे। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गया और कुछ सालों के बाद दोनों मिलकर शादी मना लिए। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत खुशी से बीत रहा था। राजशेखर एक कंपनी में काम करता था और अंजलि हाउसवाइफ थी। राजशेखर का जो काम था वो एक ही शहर में ज्यादा दिन तक नहीं रहता था। काम के वजह से उसे बार बार शहर बदलना पड़ता था। इसी वजह से अंजलि को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि एक ही शहर में ज्यादा दिन तक ना रह पाने के वजह से अंजलि का कोई अच्छा दोस्त भी नहीं बना था। राजशेखर जो है सुबह सुबह उठकर काम करने के लिए चले जाते थे ऑफिस। उन्हें लौटने में कभी कभी शाम हो जाता था या फिर रात भी हो जाता था। अंजलि जो थी घर में बैठे बैठे दिन भर बोर हो जाती थी। उसका कोई दोस्त भी नहीं था, इसके वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी। मगर अंजलि को एक बात का बहुत ज्यादा खुशी था कि उसे साल में 3-4 बार शहर बदलकर नया नया शहर देखने के लिए मिलता था। बस उसके जिंदगी में एक ही कमी थी कि एक दोस्त थी जो खाली समय पर उसका साथ दे। एक दिन राजशेखर थका हुआ शाम को घर लौट कर आए। अंजलि राजशेखर को खाली हाथ घर लौटता हुआ देखकर बोलने लगी कि ये क्या, आप कुछ भी सब्जियां लेकर नहीं आए हैं? डिनर करने के लिए घर में कुछ भी सब्जियां नहीं है, आखिर हम रात में क्या खाएंगे? राजशेखर मुस्कुराते हुए कहने लगा कि बेबी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम रात को डिनर करने के लिए बाहर चले जाएंगे और वैसे ही हमें इस शहर छोड़कर कल सुबह ही जाना पड़ेगा। राजशेखर के बातें सुनते ही अंजलि बहुत ही उदास हो गई। फिर से आपको शहर बदलना पड़ेगा? आप एक ही शहर में रहकर काम क्यों नहीं करते हैं? आपके वजह से मुझे बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ता है। राजशेखर अंजलि को समझाते हुए कहने लगा कि बेबी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है मेरे काम के बारे में। बस कुछ दिन और इंतजार कर लो। मेरे कुछ पैसे होते ही मैं खुद का बिजनेस करने के लिए सोच रहा हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। राजशेखर की मीठी मीठी बातें सुनकर अंजलि मान गई। चलो ठीक है, मेरी किस्मत में जो भी लिखा होगा मुझे वही भुगतना पड़ेगा, ये सोचकर अंजलि चुप हो गई। अंजलि और राजशेखर उस दिन रात को डिनर करने के लिए बाहर गए। अगले ही सुबह दोनों अपने सामान पैक करके निकल पड़े जम्मू। इस बार राजशेखर को ऑफिस के सिलसिले में जम्मू भेजा गया था। जम्मू पहुंचते ही वहां का नजारा देखकर अंजलि बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसका सपना था कि वो कश्मीर घूमकर आए और उसका सपना राजशेखर की वजह से ही पूरा हुआ। राजशेखर को जिस जगह पर क्वार्टर मिला था वहाँ के लोग ज्यादातर किसी से बात नहीं करते थे और ऊपर से ठंड का मौसम होने के वजह से सब अपने अपने घर में ही रहते थे, जिसके वजह से फिर से अंजलि का बोरिंग लाइफ शुरू हो गया था। राजशेखर को रहने के लिए जो बंगला मिला था वो बंगला बहुत ही पुराना था और ऐसा लग रहा था कि उस बंगलों में कई सालों से कोई इंसान नहीं रहा हो। बंगले की दीवार पर हर तरफ मकड़ी का जाल ही था। ये सब नजारा देखकर अंजलि बहुत ज्यादा परेशान हो गई और कहने लगी, नहीं, इस घर में हम नहीं रहेंगे। आप ऐसा काम कीजिए, हमारे रहने के लिए कोई दूसरा घर देखिए। राजशेखर भी उस घर में रहना नहीं चाहता था, मगर वो कर भी क्या सकता था। राजशेखर ने अंजलि को समझाते हुए कहा, बेबी, इस घर में रहना मैं भी नहीं चाहता हूँ, मगर कर भी क्या सकते हैं। इस घर में रहने के लिए हमें कंपनी दिया है, ऊपर से नया शहर। इस शहर के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। कम से कम हम नया क्वार्टर ढूंढने में बहुत ज्यादा दिन तो लग जाएगा। मुझे कुछ समय दीजिए। जैसे ही इस शहर में मुझे कोई नया मकान मिल जाएगा तो हम दोनों ये क्वार्टर छोड़कर चले जाएंगे। तब तक इस घर में एडजस्ट करके रह जाते हैं ना, प्लीज मान जाओ। इस बार भी अंजलि राजशेखर के मीठी मीठी बातों में आ गई। वो कर भी क्या सकती थी। उस दिन दोनों मिलकर उस घर की साफ सफाई किए और थकान के कारण रात को जल्दी ही सो गए। उस वक्त रात के 10 या 11 बजा होगा। अचानक ही अंजलि के घर की कोई दरवाजे खटखटाने लगा, जिसके वजह से राजशेखर का नींद टूट गया और वो अंजलि को उठाते हुए कहने लगा, बेबी, लगता है बाहर कोई खड़ा है, जाकर देख लो ना कौन आया है। अंजलि उठकर नींद में चलती हुई जा रही थी और सोच रही थी, हमारा यहाँ तो कोई दोस्त भी नहीं है और रात के इतने बजे कौन आया है। ये सोचकर अंजलि जाकर दरवाजा खोली। उसने देखा कि आसपास कोई भी नहीं था।
अंजलि ठीक से देखने के बाद दरवाजा बंद करके आकर फिर से सो गई। उसके अगले ही सुबह राजशेखर 8 बजे ऑफिस चले गई और जाने से पहले कहने लगी कि बेबी तुम तैयार होकर रहना, मैं आज शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगा, हम दोनों मिलकर मार्केट जाएंगे, घर के लिए सामान तो खरीदना है ना। ये कहकर राजशेखर 8 बजे ही ऑफिस चले गया। अंजलि घर में अकेले बैठी थी। नया शहर के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था, वो घूमने के लिए भी कहाँ जा सकती थी। वो घर में ऐसे ही अकेले बैठी थी कि अंजलि का नजर बाहर खिड़की पर पड़ा। उसने देखा कि खिड़की के बाहर कोई औरत खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो औरत खिड़की के बाहर खड़ा होकर अंजलि को घूरे जा रही थी। अंजलि ने सोचा शायद इस औरत के साथ कुछ बातचीत किया जाए। ये सोचकर अंजलि जैसे ही बाहर गई तो उसने देखा कि वो औरत उस जगह से चली गई थी। उस दिन जैसे तैसे करके अंजलि का जो बोरिंग दिन था वो खत्म हो गया। शाम होते ही राजशेखर घर वापस लौट कर आया। अंजलि और राजशेखर दोनों मिलकर पास वाले एक मार्केट में गए घर के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए। वो दोनों वहाँ पर ही डिनर करके वापस आ गए। जम्मू में ठंड के वजह से वहाँ के लोग जल्दी ही खाकर सो जाते थे। उस दिन अंजलि और राजशेखर अपने घर में सोए हुए थे। रात के 11 बजते ही अचानक ऐसा लगा कि कोई घर का दरवाजा जोर जोर से खड़खड़ा रहा है। राजशेखर का फिर से नींद टूट गया और वो अंजलि को कहने लगा कि बेबी जाकर देखो ना कौन घर के बाहर खड़ा हुआ है। अंजलि फिर से गई, दरवाजा खोली, आसपास देखी कि वहाँ कोई भी नहीं था। अंजलि को थोड़ा अजीब सा लगा। वो कमरे में वापस आई और राजशेखर को कहने लगी कि बेबी बाहर कोई तो नहीं है, मगर इतने रात को हमारे घर का दरवाजा कौन खटखटा रहा था। दोनों ने सोचा शायद बाहर तेज हवा बहने के वजह से घर का दरवाजा खटखटाने का साउंड आया होगा। ये सोचकर दोनों सो गए। उसके अगले ही दिन राजशेखर रोज की तरह 8 बजते ही ऑफिस चला गया और अंजलि घर में कुछ काम कर रही थी कि उसने नोटिस किया कि वही औरत खिड़की के बाहर खड़ा होकर अंजलि को घूरी जा रही थी। अंजलि छुपके से पिछले वाले दरवाजे से होकर घर के बाहर गई और उस औरत के पीछे जाकर खड़ी हो गई। बोलने लगी, आप कौन हो और मेरे घर के बाहर छुपकर क्या कर रहे हो। वो औरत घबराते हुए कहने लगी, मुझे माफ करना बहन, दरअसल इस जगह पर मैं 3 साल से रह रहा हूँ। मैं देखते आ रहा हूँ कि इस घर में आज तक कोई भी इंसान नहीं आया है। 3 साल से ये घर खाली पड़ा था। जब से तुम लोग इस जगह पर रहने के लिए आए हैं, मैंने सोचा क्यों ना जाकर तुम्हारे साथ बातचीत करके तुम्हारे साथ दोस्ती बनाऊं। मैं तो बस इस जगह पर ये देखने के लिए आ रहा था कि आप कैसे इंसान हो, क्या आप मेरे साथ दोस्ती करोगे। दरअसल इस जगह पर कोई भी इंसान किसी के साथ बात नहीं करता है, कोई किसी के साथ दोस्ती नहीं करता है। 3 साल से अकेला रह रहा हूँ। उस औरत की बातें सुनने के बाद उस औरत के अकेलेपन का एहसास अंजलि को हो गया था, क्योंकि अंजलि पिछले ना जाने कितने सालों से अकेली है। इसलिए अंजलि बहुत ज्यादा खुश हो गई और उस औरत को अपने घर लेकर गई। कहने लगी, मैं आपके साथ दोस्ती जरूर करूंगा, मगर एक शर्त पर। आप कह रहे हैं इस जगह पर आप पिछले 3 साल से रह रहे हैं, तो आपको जरूर इस जगह के बारे में पूरी तरह से पता होगा। क्या आप मुझे घुमाने के लिए लेकर जाएंगे। वो औरत मुस्कुराते हुए कहने लगी, जरूर, मगर मेरा भी एक शर्त है। मेरे बारे में और हमारे दोस्ती के बारे में आप किसी को भी नहीं बताएंगे, तभी जाकर मैं आपके साथ दोस्ती करूंगा और आपको पूरी शहर घुमाऊंगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा जो पति है वो किसी भी अनजान लोगों के साथ दोस्ती करने के लिए मुझे मना करते हैं। अगर हमारे बारे में मेरे पति को पता चला तो मेरे पति मुझे बहुत ज्यादा डांटेंगे। अंजलि उस औरत की बातें सुनने के बाद कहने लगा कि ठीक है, मैं हमारे बारे में या फिर तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। उस दिन के बाद वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। वो दोनों मिलकर जम्मू के हर जगह पर जाने लगे। अंजलि को इतना खुशी आज से पहले कभी भी नहीं मिला था। पता नहीं क्यों वो सुबह होते ही राजशेखर कब ऑफिस जाएगा यही सोचते रहता था, और राजशेखर जैसे ही ऑफिस चले जाता तो अंजलि उस औरत का इंतजार में घर में बैठे रहती थी, और वो औरत भी राजशेखर ऑफिस जाने के बाद ही अंजलि के पास आती थी और वो दोनों मिलकर दिन भर हर जगह जाकर घूमते रहते थे। एक दिन अंजलि और वो औरत दोनों मिलकर एक मार्केट गए थे। अंजलि मार्केट में सामान खरीदते हुए उस औरत के साथ बातचीत कर रही थी। ये सब दूर खड़े एक बुजुर्ग इंसान देख रहा था। वो बुजुर्ग इंसान अंजलि के पास आया और कहने लगा कि बेटा, मैं इस शोरूम का ओनर हूँ, आपको क्या चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका मदद जरूर करूंगा। अंजलि ने कहा, भाई साहब, मैं इस जगह पर नया हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ घूमने के लिए आया था। आपके शोरूम का कंगन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए और मेरे दोस्त के लिए कुछ अच्छा वाला कंगन दिखाइए। अंजलि की बातें सुनने के बाद वो जो शोरूम का ओनर था, वो जो बुजुर्ग इंसान था, वो कहने लगे कि बेटा, आप तो इधर खड़े हैं, मगर आपका दोस्त कहाँ है। अंजलि मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्या भाई साहब, आप भी क्या मजाक कर रहे हैं, मेरा दोस्त यहाँ तो इस खंबे के पास खड़ी है। मगर उस वक्त हैरानी की बात ये था कि वो शोरूम का मालिक जब उस खंबे के पास देखा तो उस खंबे के पास कोई भी नहीं था। वो शोरूम का मालिक ये सोचा कि शायद ये औरत पागल है
या फिर उसके साथ मजाक कर रहा है। वो बुजुर्ग इंसान मुस्कुराते हुए कहने लगा, ठीक है बेटा, आप ये कह रहे थे कि आप इस जगह पर नए हो, आपका पति क्या करते हैं और आप कहाँ पर ठहरे हो? अगर आप सही सही आपका घर का पता हमें बताएंगे तो आपको जब भी कोई भी सामान की जरूरत पड़ेगा तो आप मुझे बस एक ही फोन कर दीजिएगा, हमारा लोग आपके घर के यहाँ सारे सामान पहुँचा देंगे, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अंजलि ने सोचा, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए अंजलि अपने पति का फोन नंबर और एड्रेस वो शोरूम के मालिक को दे दिया। वो शोरूम का मालिक एक विजिटिंग कार्ड दिया, बोला ये कार्ड रखिए आपको जब भी कोई समस्या हो, कोई जरूरत सामान पड़े तो मुझे इस नंबर पर फोन कर दीजिएगा। और अंजलि को अपने शोरूम के अच्छे वाले कंगन पैक करके अंजलि को दे दिए। अंजलि अपने दोस्त के साथ घर वापस लौट कर आ गया, मगर उस शोरूम के मालिक को हैरान तब हुआ जब उसने देखा कि अंजलि के दिए गए उस पते को देखते ही शोरूम का मालिक हैरान हो गया था। उसे समझ में आ गया था कि आखिर अंजलि शोरूम में जो अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। इसीलिए शोरूम का मालिक अपने मोबाइल निकालकर अंजलि के दिए गए नंबर पर फोन लगाया। राजशेखर ने अपने मोबाइल पर एक नया नंबर देखकर फोन अटेंड किया। वो शोरूम का मालिक कहने लगा कि हेलो सर, अभी अभी हमारे इस शोरूम में एक लड़की शॉपिंग करने के लिए आए थे, उन्होंने ये नंबर मुझे दिए थे, क्या मैं आपके साथ कुछ समय के लिए बात कर सकता हूँ? राजशेखर कहने लगा, हाँ हाँ सर बिल्कुल, वो मेरी पत्नी होगी। शोरूम का मालिक कहने लगा कि सर, आज शाम को आप फ्री होते ही प्लीज मेरे शोरूम में आ जाइए, आपके साथ एक इम्पोर्टेंट बात करना था। ये बातें सुनते ही राजशेखर थोड़ा सा घबरा गया और धीमी आवाज से कहने लगा कि सर सब कुछ ठीक तो है ना, क्या मेरी पत्नी से कोई गलती हो गया है सर? वो शोरूम का मालिक कहने लगा, सर आप मेरे शोरूम में आ जाइए, शाम को हम बैठकर बात करते हैं। वो शोरूम मालिक के बातें राजशेखर के दिमाग में घूमता रहा, आखिर क्या बात हो सकता है, क्या मेरी पत्नी से कोई गलती हो गया है? ये सोच सोच कर जैसे ही शाम हुआ, राजशेखर पहले शोरूम के पास जा पहुंचा और सीधा उस शोरूम के मालिक के पास जा पहुंचा। राजशेखर को देखते ही शोरूम का मालिक पहचान गया और कहने लगा कि आप ही राजशेखर हो ना, अंजलि का पति? राजशेखर कहने लगा कि हाँ सर, मैं ही राजशेखर हूँ, अंजलि का पति। बोलिए सर, क्या बात है? वो बुजुर्ग इंसान राजशेखर को अपने कमरे के अंदर लेकर गया और एक जगह पर बिठाकर कहने लगा कि बेटा, मैं जो आपके साथ बात करने वाला हूँ, मेरी बातें शायद आपको अजीब सा लगे, मगर मैं आपके साथ जो बातें करने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। सच बात तो ये है कि आपके पत्नी का जिंदगी खतरे में है। आपके पत्नी अंजलि के ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है। या कुछ दिनों से आप नोटिस किए हैं कि आपके पत्नी का कुछ बर्ताव बदले बदले हो, कुछ भी बात करने का तरीका, चाल चलन, कुछ भी बर्ताव आपको अलग सा लगा हो? राजशेखर उस अजनबी इंसान का बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्या सर आप भी? मैं ही मिला था आप मुझे बेवकूफ बनाने के लिए? सर मेरे पत्नी को कुछ भी नहीं हुआ है, मेरी पत्नी एकदम ठीक है। ये कहकर राजशेखर वहां से जाने ही वाला था कि वो शोरूम का मालिक उसके हाथ पकड़कर कहने लगा, बेटा मैं जानता था कि तुम इस तरह का बातें जरूर करोगे, मेरी बात गौर से सुनना। अगर हो सके तो एक दिन छुट्टी मारकर अपनी पत्नी के ऊपर नजर रखना। अगर उसके बाद तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ बात करना चाहते हो तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए खुला है। उस समय राजशेखर को थोड़ा सा गुस्सा तो आ रहा था, मगर फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके उस जगह से चला जाता है। वो घर पहुंचने के बाद एक बात नोटिस करता है कि अंजलि राजशेखर को देखकर ज्यादा खुश नहीं था। अंजलि राजशेखर को देखकर कहती है कि बेबी तुम इतनी जल्दी आ गए? राजशेखर कहने लगा, हाँ मैं कुछ वक्त अपनी बीवी के साथ भी बिताना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी आ गया। अंजलि मुस्कुराते हुए राजशेखर को कहने लगी कि बेबी तुम मेरे बारे में सोचना भूल जाओ, मैं अपना ख्याल खुद ही रख सकती हूँ। वैसे भी तुम कुछ ओवर टाइम किया करो, कुछ पैसे होने के बाद खुद का तो बिजनेस शुरू करना है ना। उस दिन अंजलि की बातें राजशेखर को थोड़ा सा अजीब सा लगा। वो रात भर ठीक से सो नहीं पाया, उसके दिमाग में बस वो बुजुर्ग इंसान की बातें ही याद आ रहा था। इसलिए राजशेखर ने सोचा क्यों न एक दिन छुट्टी मार के देखा जाए, और उसने वैसा ही किया। अगले ही दिन सुबह वो काम पे जाने का बहाना बनाकर अपने घर से दूर एक जगह पर छुपकर अपनी बीबी के ऊपर नजर रखने लगा। लगभग 1 घंटे के बाद राजशेखर ने देखा कि उसके बीबी घर के अंदर बैठकर किसी के साथ बातें कर रही है, मगर वो पिछले 1 घंटे से अपनी बीबी के ऊपर नजर रख रहा है। अपने घर के अंदर किसी को भी आते जाते उसने नहीं देखा था। आखिर अंजलि घर के अंदर किसके साथ बातें कर रही है? लगभग 1 घंटा और इंतजार किया, उसने देखा कि अंजलि बंठन कर कहीं बाहर जा रही है। राजशेखर भी चुपके से अपनी बीबी से दूरी बनाकर अपनी बीबी का पीछा करने लगा, मगर हैरान की बात ये था कि राजशेखर ने देखा कि अपनी बीबी के साथ कोई भी नहीं था, मगर अंजलि किसके साथ बात कर रही है? राजशेखर को ऐसा लग रहा था कि अंजलि अपने कोई बेस्ट फ्रेंड के साथ बाहर घूम रही है। उस दिन पूरा राजशेखर अपनी बीबी का पीछा करने लगा और
अंजलि जहाँ जहाँ जा रही थी, क्या क्या कर रही थी, सारे रिकॉर्ड करने लगा। वो वीडियो फुटेज अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके वो सीधा पहुंच गया जाकर वो शोरूम के मालिक के पास। राजशेखर को देखते ही वो शोरूम का मालिक समझ गया था, इसलिए राजशेखर को वो अपने कमरे के अंदर लेकर चला गया और कहने लगा कि बेटा, मुझे पता था कि तुम मेरे पास जरूर आओगे, मगर इतने जल्दी आओगे मुझे पता नहीं था। राजशेखर घबराते हुए कहने लगा कि सर, आखिर ये क्या हो रहा है? मेरे पत्नी वो अजीब सा हरकतें कर रही है, ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कोई तो है। ये देखिए वीडियो में आज पूरे दिन भर का वीडियो रिकॉर्ड किया है। ऐसा लग रहा है कि मेरे पत्नी किसके साथ घूम रही है, मगर पता नहीं क्यों वो मेरे नजर के सामने या फिर इस कमरे में नजर नहीं आ रहा था। तभी वो बुजुर्ग इंसान, वो जो शोरूम का मालिक था, राजशेखर को कहने लगा कि बेटा, थोड़ा आराम से बैठो, मैं बताता हूँ कि आपके पत्नी के साथ क्या हो रहा है। दरअसल आप जिस घर में रह रहे हो वो मेरा घर है। 4 साल पहले ही मैं वो घर छोड़ दिया था, वो घर खंडर बन गया था, मगर पता नहीं क्यों आप कैसे उस घर में जाकर रह रहे हो, आपको किसने दिया वो घर? राजशेखर कहने लगा कि सर, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ और कंपनी वालों ने ही मुझे वो घर दिए थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी पत्नी के साथ क्या हो रहा है और आप अपने घर छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? वो बुजुर्ग इंसान कहने लगा कि बेटा, तुम्हारे तरह मेरा भी एक खुशहाल जिंदगी था। मेरे पत्नी और मेरे बेटी के साथ मैं उस घर में रहता था। मेरे बेटी कॉलेज में पढ़ाई करती थी और मैं और मेरे पत्नी दोनों मिलकर आकर इस शोरूम में बैठा करते थे। मगर कुछ दिनों के बाद पता नहीं क्यों मेरे बेटी का बर्ताव कुछ मुझे अजीब सा लग रहा था। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटी एक लड़की को अपने साथ लेकर घर आई और कहने लगी कि पापा, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आज के बाद ये भी मेरे साथ इस घर में रहेगी। हमने सोचा कि वो लड़की 1-2 दिन के लिए हमारे घर में रहने के लिए आई है, इसलिए हमने कुछ भी नहीं कहा। मगर उस लड़की का बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा था। वो लड़की दिखने में बहुत ही डरावनी थी। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया, मगर वो लड़की हमारे घर से जाने के लिए नाम ही नहीं ले रहा था। एक बार तो हमारे बाप बेटी में जोर जार से झगड़ा भी हो गया। मेरा बेटी चाहती थी कि वो लड़की हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर में रहे, मगर ये बात मुझे और मेरे पत्नी को मंजूर नहीं था। फिर भी हम क्या कर सकते थे? औलाद के जिद के आगे हम दोनों कमजोर पड़ गए। एक दिन रात को हमने कुछ ऐसा देखा जिसे हमें देखना नहीं चाहिए था। हमने देखा कि वो लड़की रात को 11 बजे हमारे छत के ऊपर जाकर एक जगह पर बैठकर मेरे बेटी की तस्वीर रखकर कुछ मंत्र पढ़ रहा था। वो जगह दिखने में बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। उस लड़की को देखते ही हमें पता चल गया था कि वो लड़की कोई काली विद्या कर रही है। वो मेरे बेटी के ऊपर काली विद्या करके मेरी बेटी को अपने बस में कर लिया था। मुझे आज भी याद है, उस दिन रात को जोरदार बर्फ बारिश हुआ था। मैं ये सब सह नहीं पाया और उस लड़की को घसीटते हुए अपने घर से बाहर निकाल दिया। उस दिन रात को उसने मेरी बेटी के साथ क्या किया था मुझे पता नहीं। मेरी बेटी बेहोश पड़ी थी। बाहर बर्फ पड़ने के वजह से वो लड़की घर के बाहर खड़ी होकर मेरे घर की दरवाजे खटखटा रही थी, मगर उस वक्त मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था और मैंने अपने घर की दरवाजे नहीं खोला। कुछ समय के बाद दरवाजा का खटखटाना बंद हो गया। मुझे लगा कि वो लड़की घर छोड़कर चली गई होगी, मगर जैसे ही सुबह हुआ वो लड़की का लाश हमारे घर के सामने बर्फ में दबा हुआ मिला। उस लड़की के हाथों पर मेरे बेटी का फोटो था और फोटो के पीछे ये लिखा था कि उस घर में आज के बाद कोई भी लड़की को वो रहने नहीं देगा। उस हादसे के बाद मैं बहुत ज्यादा डर गया था और अपना घर छोड़कर आकर इस मार्केट में बस गया। इस जगह पर घूमने के लिए कई सारे टूरिस्ट भी आते हैं और रुकने के लिए उन लोगों के लिए जगह ना होने की वजह से मैंने उन लोगों को अपना घर किराए पर भी देने लगा। मगर मुझे ये पता नहीं था कि मेरा वो घर एक शापित बन गया था। जो भी टूरिस्ट उस घर में रुकने के लिए आते थे, अगर उनके साथ कोई लड़की भी आती थी रहने के लिए, तो उस लड़की के साथ पता नहीं क्यों 6-7 दिन के बाद वो लड़की पागल जैसे बर्ताव करने लगती थी। वो लड़की अकेला ही रहना पसंद करती थी। ऐसा लगता था कि वो लड़की अपने दोस्त के साथ रह रही हो। और जम्मू में जिस दिन बर्फबारी होता था उसके अगले ही दिन उस लड़की की लाश उसी जगह पर दफना हुआ मिलता था। इसी तरह से उस घर में 2 हादसे होने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि वो घर ही बेकार है। जब तक वो घर है तब तक ये हादसे नहीं रुकेंगे। और गुस्से में आकर मैंने उस घर में आग लगा दिया। पिछले 3 सालों से वो घर खंडर बन चुका था, मगर पता नहीं क्यों आप उस घर में कैसे आ गए, इस बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। वो बुजुर्ग इंसान की बातें सुनने के बाद राजशेखर का सर चकराने लगा। वो तुरंत ही अपने मोबाइल उठाकर सीधा अपने कंपनी को फोन लगाया और पूछने लगा कि उसको वो क्वार्टर किसने दिया था। कंपनी से ये पता चला कि उस घर का मालिक कोई लड़की थी, वो फॉरेन में रह रही थी, इसलिए वो घर अपना कंपनी को कम दाम में किराए में देने के लिए कहा था। कम दाम में किराए मिलने के वजह से कंपनी भी उस लड़की के बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं किया था। ये सारे बातें सुनने के बाद राजशेखर का सर चकराने लगा। वो कैसे भी करके अपने पत्नी को बचाना चाहता था। उसे पता चल गया था कि जम्मू में जब भी बर्फबारी होगा
तो वो हादसा फिर से दोहराया जाएगा। वो किसी भी हालत में अपने पत्नी को बचाना चाहता था, इसलिए वो अपने पत्नी को फोन लगाया और कहने लगा कि बेबी इस वक्त तुम क्या कर रहे हो। अंजलि ने जवाब दिया कि मैं घर में ऐसे ही बैठी हूँ। राजशेखर ने बड़े ही आराम से अंजलि को कहने लगा कि बेबी क्या तुम्हारे साथ घर में तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड अभी भी है। बेस्ट फ्रेंड का नाम सुनते ही अंजलि चौंक गई और कहने लगा आपको कैसे पता चला मेरे बेस्ट फ्रेंड के बारे में। राजशेखर कहने लगा कि बेबी तुम्हें मुझे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। मैं तो बस यही चाहता था कि तुम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को हमारे घर में रुकने के लिए क्यों नहीं कहते हो। आज रात हम तीनों मिलकर घर में एक अच्छा डिनर करते हैं। अंजलि ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और कहने लगी कि बेबी मुझे माफ कर दीजिए, मैं तुमसे ये सब छुपाना नहीं चाहती थी, मगर मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो नहीं चाहती थी कि मैं उसके बारे में तुम्हें बताऊं। राजशेखर कहने लगा कि बेबी कोई बात नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। अंजलि बड़े ही आराम से कहने लगी कि बेबी मेरा बेस्ट फ्रेंड अभी अभी घर से गई है, रास्ते में ही होगा, क्या मैं जाकर उसको बुला कर लेकर आऊं। राजशेखर ये सब सुनने के बाद कहने लगा कि बेबी नहीं नहीं, उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर उसे सरप्राइज देंगे। तुम एक ऐसा काम करो, मार्केट में जिस शोरूम में तुम कंगन लेने के लिए आए थे ना, तुम उस शोरूम के पास आ जाओ, मैं उस शोरूम के पास ही खड़ा हूँ। हम दोनों मिलकर रात के डिनर के लिए कुछ सामान खरीद कर लेकर जाएंगे, फिर तुम्हारे दोस्त को रात को डिनर में बुलाकर सरप्राइज देंगे। राजशेखर की बातें अंजलि को बहुत ज्यादा पसंद आई और वो तुरंत ही मार्केट आ गई। अंजलि मार्केट पहुँचने के बाद राजशेखर अंजलि को समझाने के लिए अंजलि को वो बुजुर्ग इंसान के केबिन में लेकर गया। वहाँ चेयर में बिठाकर अंजलि को सारी बातें बताने लगा। अंजलि सारी बातें सुनने के बाद जोर जोर से हंसी आने लगी। अंजलि हंसते हुए कहने लगी क्या बेबी तुम भी ना, इन सारे बातों पर तुम भी भरोसा करते हो क्या। वो कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि वो मेरे सच्ची दोस्त है, तुमसे ज्यादा मुझे उसके बारे में पता है। मैं उसके साथ एक दिन दो दिन नहीं बल्कि पूरे 7 दिन बिताया हूँ। तभी राजशेखर अंजलि को भरोसा दिलाने के लिए वो जो मोबाइल में रिकॉर्ड किया था वो सारे के सारे वीडियो फुटेज दिखाने लगा। अंजलि सारे वीडियो फुटेज देखने के बाद अंजलि के होश उड़ गए। अंजलि के आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। देखते ही देखते अंजलि के हाथ पैर कांपने लगा। वो डर के मारे कहने लगी कि बेबी मैं इसके साथ पूरे 7 दिन बिताया हूँ, मुझे तो ये सच में लग रहा था, अब मेरे साथ क्या होगा, क्या सच में ये मुझे भी मार डालेगी। अंजलि के मुंह से इस तरह का डरा हुआ बातें सुनकर राजशेखर उसको पकड़कर कहने लगा कि बेबी जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। वो बुजुर्ग इंसान इन दोनों को देखकर कहने लगा कि जितने जल्दी हो सके तुम इस शहर छोड़कर चले जाओ, तुम दोनों का उस घर वापस जाना ठीक नहीं है। जब तक जम्मू में बर्फबारी नहीं होता है तब तक अंजलि सेफ है, उसके बाद अंजलि को कोई भी नहीं बचा सकता है। राजशेखर और अंजलि वहां से ही शहर छोड़कर चले गए। दोस्तों राजशेखर अंजलि को तो बचा लिया, मगर दोस्तों आप जब भी किसी अनजान शहर में जाए, किसी अजनबी के साथ दोस्ती करने से पहले उसके बारे में सोचे समझे फिर उसके साथ दोस्ती कीजिए। दोस्तों ये था हमारा एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को हमारा ये छोटी सी कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को हमारा ये कहानी पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।